आज की ये शो में हमारे साथ जो शख्सियत है वो कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आरसीएम बिजनेस के ग्रेट लीडर, बिजनेस कोच, बिजनेस मेंटोर, कई लोगों का ज़िंदगी बदलने वाला एक शख्सियत, मेरे ग्रेट अपलाइन विजय बिरुदिया सर। जैसे कि आप सभी को पता है, विजय बिरुदिया सर आरसीएम बिजनेस का कितने बड़े लीडर हैं और कहीं ना कहीं हम लोग आज सर के सेमिनार में बहुत बार अटेंड हुए हैं, सेमिनार से बहुत कुछ सीखे हैं। सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो हमारे व्यूअर्स के थ्रू से आया है और मेरा भी कुछ सवाल है जिससे आपको, हम लोगों को जानने का और भी मौका मिलेगा। धन्यवाद आपका कि जेआरसीएम पे आपने मुझे इनवाइट किया। मैं काफ़ी दिनों से जेआरसीएम वॉच कर रहा हूँ और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि इस चैनल के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण के लिए जो हमारे बिजनेस का अभियान है उसके तहत हम आप बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको जानकारियाँ भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। और सभी व्यूअर्स का भी धन्यवाद कि बापून जी ने जब मेरे को इनवाइट किया तो मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि इनकी वर्किंग और जिस तरह का इनका स्टाइल है उसका मैं कायल हूँ। और सबसे पहले तो धन्यवाद बापून जी आपका। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल आपके पास है। आपका जो ये सक्सेस का जो स्टोरी है, आप तो सक्सेस हुए आरसीएम बिजनेस में, लेकिन आपके जो सक्सेस का स्टोरी से पहले का जो आपका लाइफ था उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर रोशनी डालेंगे तो सर बहुत अच्छा होगा। इससे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ आपके बारे में पता चल सकता है। और जेआरसीएम सबको, मेरा पहले की लाइफ ये है कि जब मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था उस समय मैं बेसिकली कराटे कोच था, बच्चों को कराटे सिखाता था सुबह 5 बजे उठ के, और 7 बजे तक मेरा कराटे की क्लासेस चलती थी। और बहुत हार्ड वर्क उसमें भी करना होता था क्योंकि 5 बजे क्लास लेना होता था और 7 बजे आके नहा धो के मैं कंप्यूटर सेंटर पे बैठ जाता था, कंप्यूटर सिखाता था मैं बच्चों को। और जैसा मेरे चैनल पे भी अभी मैंने एक वेबिनार किया है रिसेंटली आज ही, तो उसमें भी मैंने डिटेल में बताया है कि उस समय मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। ये सन 2000 के आसपास की बात है, लगभग 10 से लेके 12,000 के आसपास की मेरी इनकम होती थी। इन वर्स कंडीशन 6,000 भी होती थी। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2000 में जो है, अगर मान लेते हैं 4000 के आसपास की इनकम होती थी तो भी गुजारा ठीक ठाक चलता था। और हम बोलते आएंगे भी 40,000 रुपये जो कमाता है तो उसकी बढ़िया जिंदगी जीती थी। तो मेरी बहुत बढ़िया भी नहीं थी और बहुत ख़राब भी नहीं थी, बीच की एवरेज में गुड लाइफ थी। और कहा जाता है गुड लाइफ इज़ द एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। तो बहुत से लोग जो ऐसे समय में होते हैं जिस समय पे मैं था, तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और शायद मैं भी अगर नहीं सुनना चाहता तो आरसीएम में नहीं आता। लेकिन एक पॉजिटिविटी थी मेरे अंदर, सपने थे, तो मेरे को जब प्लान दिखाया गया तो मैंने इसको सुना और समझा और पार्ट टाइम इसको शुरू किया। और समझ में आ गया था कि ये बिजनेस जो है वो ज़िंदगी बदल सकता है। तो पहले की लाइफ जो है कॉम्प्रोमाइज़ भरी थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी, ठीक ठाक एवरेज में काम चल रहा था जैसे आम आदमी का चलता है। जब आरसीएम ज्वाइन किया उस समय ठीक ठाक लाइफ थी, लेकिन बहुत पहले से अगर देखा तो जीवन में बहुत संघर्ष रहा है। एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का रहा हूँ मैं। और 6th क्लास में था, रद्दी अखबार के लिफाफे बना के बेचता था। 8th क्लास में जब हुआ तो एक साइकिल खरीदा था मैंने किस्तों में अखबार बांटने के लिए, जो अपने सेमिनार में भी अक्सर मैं बताता हूँ। और उसके बाद कराटे सिखाने लगा। जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ कराटे सिखाता था ताकि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में भी मैं कराटे सिखाता था। फिर मैं दिल्ली गया इंजीनियरिंग करने के लिए, 3 साल वहाँ भी सुबह शाम मैंने कराटे सिखाए और उससे कुछ आमदनी में कमाता था जिससे मेरी पढ़ाई का खर्चा पूरा होता था। और नौकरी की तलाश की मैंने काफ़ी, जैसा कि हर आदमी करता है। और नौकरी आसानी से मिलती नहीं, आप अच्छी तरह जानते हो, यू नो वेरी वेल। जब नौकरी नहीं मिलती तो फिर प्राइवेट नौकरी की तलाश करते हैं, वो भी नहीं मिली मुझे, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट था, वो टॉपर नहीं था। और आज सोचता हूँ कि भगवान का शुक्र है टॉपर नहीं था, नहीं तो कोई नौकर होता। तो क्योंकि नौकरी के तो खिलाफ हैं बिल्कुल। हमें लगता है कि नौकरी तो वी आर सेलिंग आवर टाइम, हम अपना समय को बेचते हैं। और जॉब तो एक ही चीज़ कहती है, जस्ट ओबे द बॉस। तो ये अब समझ में आ गया आरसीएम करने के बाद। और नौकरी के बारे में तो एक चीज़ और बोला जाता है कि नौकरी तो एक ही चीज़ कहती है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने कहा है, जे पॉल गेटी ने, कि तरक्की करने नहीं दूंगी और भूखा मरने नहीं दूंगी। तो इसलिए जॉब के तो मैं खिलाफ हूँ, लेकिन आजीविका कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जॉब की तलाश हर आदमी करता है, किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। मुझे नहीं मिली थी, और जब नहीं मिलती तो कोई आदमी अपना व्यवसाय तलाशता है।
जो उसका हुनर हो या उसकी पेइंग कैपेसिटी हो, उसी हिसाब से वो कोई बिजनेस तय करता है। चाहे वो खेती करे, चाहे वो रिक्शा चलाए, चाहे वो ऑटो चलाए, चाहे वो कार चलाए, चाहे वो दुकान खोल ले, चाहे वो इंडस्ट्री लगाए। तो मेरे पास एवरेज पर्सन था मैं, तो इसलिए एक कंप्यूटर का सेंटर खोला और एक कराटे का सेंटर खोला। उसमें के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा था। तो ये मेरी पहले की ज़िंदगी है। और मुझे लगता है अगर मैं आरसीएम में नहीं आता और आज अगर वहीं मैं मेहनत करता रहता तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि मेरा वो जो एक कंप्यूटर सेंटर था, जो एक कमरे का था, वो 3-4 कमरे का हो सकता था। वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय जिन लोगों के कंप्यूटर सेंटर थे वो आजकल बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब तो स्कूलों में भी कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो कंप्यूटर सेंटर अब तो ख़त्म हो चुके, तो पता नहीं क्या भविष्य होता। कराटे का सेंटर मेरा था, तो वहाँ भी कंपटीशन इज एवरीवेयर, यू नो वेरी वेल। तो वो पहले की ज़िंदगी थी मेरी बापून जी। नहीं सर, ये तो सही में एक बहुत ही इंस्पायर्ड लाइफ हिस्ट्री है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही रेयर लोगों के साथ होता है कि एक आम आदमी से लेके खास आदमी तैयार होना। और मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक आम आदमी को खास आदमी बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं आपके सानिध्य में, आरसीएम बिजनेस के सानिध्य में आज हम लोगों को भी ये मौका मिला है, और हम लोग भी अपना बेस्ट देंगे इस बिज़नेस में। सर, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आज के दिन में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन इतनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होते हुए आप आरसीएम को ही क्यों चुने सर? बापून जी देखो, अभी आपने एक चीज़ बोली कि भी बहुत कम होता है कि आम आदमी खास बन जाता है, और ये डायरेक्ट सेलिंग में ही संभव है, और वो भी आरसीएम जैसे बिजनेस में। और ये आप भी जानते हैं, आप तो अपनी व्यूवर्स को अवेयर करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और व्यूवर्स भी जानते हैं। एक मैं ही नहीं हूँ, मतलब यहाँ लोगों की कहानियाँ बनती हैं। ये ज़िंदगी बदलने का ही बिजनेस है, क्योंकि ये तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स भी कहता है। उससे जब एक पत्रकार ने पूछा कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू विल लॉस एवरीथिंग, यानी अपना सब कुछ खत्म अगर आपका हो जाए तो क्या करोगे, तो उसने भी ये कहा था उस पत्रकार को कि आई विल गो थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही शुरुआत करूँगा। क्योंकि उनको पता है कि किसी भी लेवल से किसी भी लेवल तक अगर आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग ही लेके जा सकता है। और उसमें भी जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दूं, उसमें भी आरसीएम जैसा कॉन्सेप्ट जो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट लेके आए। और क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लेना होता है, नया तो कुछ करना नहीं होता, सिर्फ खरीदना होता है, और अगर अच्छा लगे तो तारीफ करना होता है, यही डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन अगर खरीदोगे तो आपकी पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए, तभी तो आप खरीदोगे, और आपका काम का होना चाहिए, तभी खरीदोगे। वो यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल होना चाहिए। तो वो जब होगा तभी वो टर्नओवर में कन्वर्ट होगा। यानी कि यहाँ बिजनेस कैसे होता है, अगर देखा जाए तो जब आप सामान खरीदते हैं बाहर से, यानी कि आरसीएम की बजाय आप डब्ल्यूसीएम की दुनिया से अगर सामान खरीदते हैं तो वो आपका खर्चा होता है। लेकिन अगर वही सामान आप आरसीएम से खरीदते हैं या डायरेक्ट सेलिंग से खरीदते हैं तो वही खर्चा आपका टर्नओवर में कन्वर्ट हो जाता है, और टर्नओवर इज इक्वल टू बिजनेस। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप दुकान खोल के बैठोगे तो वहाँ सामान बेचोगे तो उस दुकानदार का टर्नओवर है, और जो आदमी खरीदेगा उसका खर्चा है। तो एक ही प्रोडक्ट एक आदमी के लिए टर्नओवर बन जाता है और एक आदमी के लिए खर्चा बन जाता है। तो लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि वही प्रोडक्ट उसी आदमी के लिए खर्चा भी है और उसी आदमी के लिए वो टर्नओवर भी बन जाता है, और टर्नओवर जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी इनकम हो जाती है। लेकिन एक दुकान में अगर हम दुकान खोल के बैठते हैं तो उसमें एक लिमिटेशन होती है कि आप कितना टर्नओवर कर सकते हो, करोड़ों में नहीं लेके जा सकते, उसको कुछ लाख तक ले जाके जा सकते हो मैक्सिमम। अगर कुछ लाख पे भी पहुंचेगा तो कोई और दुकान खुल जाएगी। कंपटीशन इज एवरीवेयर, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी इस इंडस्ट्री में क्या है कि यहाँ आप खरीदोगे तो वो आपका टर्नओवर बनता है। और फिर आपका जो सवाल है कि भी इसमें बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो बहुत सी कंपनियां, फिर आरसीएम ही क्यों, इसमें इतना आपने ये क्यों चुना? तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब खरीदना ही टर्नओवर है तो खरीदने में जे पॉल गेटी, एक वर्ल्ड का पहला करोड़पति हुआ है जे पॉल गेटी, दुनिया का पहला करोड़पति। उसने कहा है कि आप बिजनेस अगर चुनते हो तो उस बिजनेस के अंदर कुछ खूबियां देखें। उसमें 4 खूबियां उन्होंने बताई कि सबसे पहली चीज ये देखें कि वो कितना ज्यादा डेली यूजेबल है, कंज्यूमेबल कितना है, अफोर्डेबल कितना है और रिपीटेबल कितना है। जो प्रोडक्ट, जो काम आप करोगे उस काम के अंदर जो जितना ज्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिपीटेबल चीजों का बिजनेस होगा तो वहां आपकी कामयाबी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
और आरसीएम इसलिए मैं बेस्ट मानता हूँ और इसलिए मैं आरसीएम में हूँ क्योंकि आरसीएम से ज़्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट मैं कहता हूँ हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में ढूंढ लो, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं मिल सकते। तो ये हमारा प्राइड है, ये हमें गर्व है इस चीज़ पर। बिल्कुल सर, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी कंज्यूमेबल, एफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट के बेस पे अगर चले तो वो कंपनी में सक्सेस होने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट? यस, वो बढ़ जाता है जी। तो आपके हिसाब से आरसीएम बिजनेस एक ऐसा मोस्ट एफोर्डेबल और रिपीटेबल और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट कंपनी है जिसके माध्यम से जो अगर आरसीएम बिजनेस के साथ जुड़ जाता है तो उसका सक्सेस होने का भी जो संभावना है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल 100%, क्योंकि ये मेरे हिसाब से नहीं, ये तो कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी आदमी अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सोचे, आप देखो पूरी दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर प्रोडक्ट्स देखें, क्योंकि बिजनेस तो प्रोडक्ट से होता है ना। मैं एक चीज़ बहुत पहले अपने मीटिंग्स में बोलता था, होम मीटिंग्स में एक एग्जांपल देता था। कई लोग, क्योंकि यहाँ तो बहुत कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इंडिया में अगर देखा जाए तो जो रजिस्ट्रेशन है वो मोर देन 3 लाख कंपनियां, 3 लाख से ज़्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, लेकिन जानते बहुत कम हैं। कुछ कंपनियां तो बिल्कुल एक कमरे में 4-4 कंपनियां चलती हैं, ऐसी भी कंपनियां हैं। एक ही आदमी 10 नामों से कंपनियां चलाता है, इस तरह की भी हैं, लोगों को ठगते रहते हैं। तो सोल्ड कार्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो किसी को भी दिखेगा। तो मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुत सी विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में हैं। तो कई लोग ये कहते हैं जी हमारी तो अमेरिका की कंपनी है, हमारी तो ब्रिटेन की कंपनी है, हमारी तो कोरिया की कंपनी है। देखो यो, तो ब्रांड के चक्कर में लोग थोड़ा सा इमेज समझते हैं कि मैं विदेशी कंपनी के साथ। लेकिन मैं उन प्रोडक्ट्स को जब देखता हूँ, उनके रेट्स देखता हूँ, तो कोई भी आदमी देख सकता है। मतलब मैं कंपैरिजन कह रहा हूँ कि आरसीएम कैसे डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल है। वो सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। आप सिंपल सी एक चीज़ देखें कि अगर मैं जिस शहर में मैं अब रहता हूँ, इस छोटे से शहर में अगर मैं हेलीकॉप्टर के पार्ट्स की दुकान खोलूँ तो मेरा बिजनेस कितना चलेगा? कोई लेने के लिए आएगा ही नहीं, ग्राहक ही नहीं आएगा। जब ग्राहक नहीं आएगा तो टर्नओवर नहीं बनेगा। लेकिन कहने के लिए मेरे पास अभी भी मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैंने तो हेलीकॉप्टर के पार्ट्स की दुकान खोल ली या है। लेकिन वहीं अगर मैं मोटरसाइकिल के पार्ट्स की दुकान खोलूँ तो, क्योंकि मोटरसाइकिल वो यूजेबल है, कंज्यूमेबल है, रिपीटेबल है, वहाँ बहुत लोगों के पास है, तो मेरा बिजनेस चलेगा। वही चीज़ सेम इसके अंदर है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, और ये नमक जैसा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में, वो भी मात्र 14-15 रुपए किलो। मैं कहता हूँ कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती। मेरे तो बहुत सेमिनार में मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि कोई कंपनी लाने की सोचे ना तो उसको पसीना आएगा नीचे से ऊपर तक। तो इतने ज़्यादा कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट है, और हर घर की ज़रूरत है हमारे पास। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, सब कुछ तो है। तो यहाँ कामयाबी की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि खरीदारी ही आपका टर्नओवर में कन्वर्ट होगी। तो खरीदारी जब आपके काम के होंगे तभी आप ज़्यादा कर पाओगे। और अगर आप अपनी टीम बनाते हैं तो वही टीम भी आपकी खरीदारी करेगी, तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं सर यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जो प्रोडक्ट यूज़ होता है वो प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा, और जो यूजेबल प्रोडक्ट नहीं है, जो रेगुलरली यूज़ नहीं होता है, वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सर यहाँ पे नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आप एकदम बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिए कि आरसीएम बिजनेस ही आप क्यों चुने। इसके माध्यम से जो लोग अभी तक आरसीएम बिजनेस में जुड़े नहीं, उन लोगों के अंदर एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, उन लोगों के अंदर एक विज़न क्लियर हो सकता है आरसीएम बिजनेस को क्यों करना चाहिए। क्योंकि आरसीएम बिजनेस आपको रिपीटेबल, कंज्यूमेबल और एफोर्डेबल प्रोडक्ट देता है, जो इस बिज़नेस का सबसे बड़ा ब्यूटी है। धन्यवाद सर। और एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से है। जैसे कि मैं आपको लगभग 2.5 साल से जान रहा हूँ, 2.5 साल से पहचान रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा जब भी देखा हूँ, आपके चेहरे में वो हंसी, आपका जो वो खुशमिजाजी, आपके अंदर वो जो मतलब एक खुशी का जो लहर बहता है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा एक ब्यूटी है आपके अंदर। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये सक्सेस का जो ये राज है, ये सक्सेस का राज अगर आप हमारे साथ रिवील करेंगे तो हम लोगों को भी सर अपने उस मुकाम तक जाने के लिए बहुत बड़ा एक हेल्प होगा। सक्सेस का राज की मुस्कुराने का राज? मेरे हिसाब से सर आप अगर दोनों का ही आंसर दे देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपका मुस्कुराने का राज भी हम लोगों को जानना है
और आपका सक्सेस का भी राज हम लोगों को जानना है। देखो सर, कहीं ना कहीं आदमी को जो है मेहनत रंग लाती है, ये हमेशा बोलते हैं, और अगर सही जगह पे मेहनत की जाए तो वो और भी ज़्यादा रंग लाती है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। अगर हम सही तरीके से सही जानकारी लेके और सही जानकारी के थ्रू अगर सही जगह पे हम हिट करते हैं, सही मेहनत करते हैं, तो रिजल्ट लाती है। तो मुझे जब ये बिज़नेस मिला तो उससे पहले मैं इस डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझ गया था। उस समय मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली में मैंने डेल कार्नेगी की एक किताब पढ़ी थी, जिसके अंदर एक सेंटेंस था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। इसका मतलब बनता है कि यदि आप किसी काम को लेके चिंतित, परेशान या दुखी हैं तो उसमें नुकसान क्या होता है ये सोच लो, और अगर वो आप कंप्रोमाइज वहाँ कर सको तो उससे कंप्रोमाइज कर लो, फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने सोचा तो मैंने बहुत सी कंपनियों को देखा है। अमेरिका की कई कंपनियां, हिंदुस्तान में उस समय शुरू हुआ था डायरेक्ट सेलिंग का नया तो कई कंपनियां आई थी, तो मैंने उनके भी प्लान वगैरह देखे मैंने, लेकिन ये समझ में आ गया था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो हेलीकॉप्टर के पार्ट्स और इसका, तो मेरे को समझ में आया कि भी इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। तो आई वाज सर्चिंग, और आरसीएम जब आया तो इसमें कपड़ा था, और कपड़ा हर आदमी की बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, उनमें से एक चीज़ है। और इसका विज़न जब मैंने देखा कि भी कपड़ा तो है, लेकिन आने वाले समय में ये सुई से लेके हवाई जहाज़ तक देंगे, यानी कि हर चीज़ का विजन है। कंपनी का जो बैकग्राउंड हो वो भी बहुत साउंड था, क्योंकि कंपनी 1977 से कपड़े के व्यवसाय में और हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनी अपनी पोजीशन रखती है। न्यूमैन सिटी लाइन के नाम से इनके टॉप ब्रांड मार्केट में आते रहे। तो जब इस कंपनी ने भी देखा, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी से हम लोग मिले, उन्होंने जब देखा कि भी ये डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस है, तो उस चीज़ को उन्होंने पहचाना। तो उनका विजन और इसके प्रोडक्ट और इस सिस्टम ये अपने को क्लिक कर गया। तो सही जगह थी, और सही जगह फिर मेहनत की लगन से बिल्कुल एकदम, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं दिखा, डटे रहे, क्योंकि हमारी सफलता का एक राज है, और जो आप पूछ रहे हो वो है बस टिके रहे। अगर आप टिके रहोगे तो सफल हो जाओगे, और टाइम ज़रूर लग सकता है थोड़ा बहुत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश में कहावत है कि इफ़ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन देन फ्लाई टुवर्ड्स दैट, यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो सफलता के लिए उड़ के काम करो, यानी कि डू योर बेस्ट। लेकिन अगर उड़ नहीं सकते आप तो दौड़ के मेहनत करो, और दौड़ भी नहीं सकते तो चल के मेहनत करो, और चल भी नहीं सकते तो रेंग के जाओ, लेकिन चलते रहो, कीप मूविंग, रुको मत। तो इसलिए ठहरना नहीं चाहिए आपको, ग्रोथ पे काम करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे धीरे धीरे बढ़ते रहो। वो कछुए और खरगोश की कहानी आप सब लोगों ने सुनी है कि अगर आप चलते भी रहोगे तो जीत जाओगे, सिंपल सा फॉर्मूला। तो मेरी सफलता का भी ये राज है। और मुस्कुराना तो आरसीएम ने सिखा दिया। मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। जब आप सफल होते हो तो मुस्कुराहट अपने आप आती है, फिर बहुत से लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, दुआएं मिलती हैं, तालियां मिलती हैं, लोग मिलते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल मिलता है, तो चलता रहता है। मतलब ये जो पॉइंट है ना सर, ये पॉइंट सभी को नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर खुशियाँ नहीं होगा तो बिज़नेस आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो डेवलप नहीं हो सकता है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो अपने आप को खुश रखना, अपने आप को सबसे इंजॉयबल रखना, कि सामने वाले व्यक्ति को ना लगे कि वही दुखी है, तो वो अगर दुखी है तो मेरे को कैसे खुशी दे सकता है। बिल्कुल आप सही पकड़े हैं बापुन जी। इसमें क्या है कि हमारे एक लीडर बोलते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, मैं यहाँ कोट कर लूँ। वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं आप ही मुरझाया हुआ चेहरा ले रहे हैं तो लोग तो आपको देखते हैं। एक चीज़ कहा जाता है कि रोते हुए बच्चे को तो माँ भी थप्पड़ मार देती है, और हंसते खेलते हुए बच्चे को पड़ोसी भी गोद में लेने के लिए कोशिश करता है। तो हमारे एक अपलाइन बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर प्रोग्राम में आप जा रहे हो और प्रोग्राम में आप किसी प्रोस्पेक्ट को ले गए, और अगर आप एक्साइटेड हो, खुश हो, मस्त हो, तो आपका वो प्रोस्पेक्ट उस प्रोग्राम से ज़्यादा आपको देख के एक्साइटेड हो जाएगा और आपके साथ आएगा। लेकिन अगर आप बुझे हुए हो और प्रोग्राम में दूसरे लोग एक्साइटेड हैं, वो खुश हैं, वो हुटिंग कर रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं, तो उसको लगेगा कि मैं गलत आदमी के साथ फंस गया, मुझे करना तो है बिजनेस लेकिन उसके साथ करूँगा। तो इसलिए हंसी खुशी मस्त रहना चाहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिजनेस अपने आप हो जाएगा, ऊपर नीचे चलता रहता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर।
और एक छोटा सा सवाल सर मेरी तरफ से, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। हाँ बोलिए सर, आरसीएम से आपका अब तक कितना इनकम आ चुका है और एवरेज आपका हर महीने का इनकम कितना है? अगर आप इसमें छोटा सा अगर रोशनी डालना चाहेंगे तो बहुत बढ़िया होगा सर, इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है। सर इस सवाल, वैसे ये सवाल है ना गलत है बापू जी, क्योंकि हमारे सिस्टम में जो है ना डायरेक्ट सेलिंग की जो एजुकेशन है, थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को, क्योंकि बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं इनकम का। और आई नो कि भी मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर, इनकम प्रभावित करती है और आपको पता चलता है तो आप खुश होते हो। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगी कि सीनियर लीडर्स मैक्सिमम इनकम नहीं बताते अपनी। और कई लोग ये पूछते हैं जी क्यों नहीं बताते, आप लोग क्यों नहीं बताते, वे जो कि बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगर मैं, आप पूछ रहे हो तो मैं जैसे इस बार की अगर मैं बताऊँ, अभी पूछ रहे हैं तो वैसे ही बता रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जब सबके डाउन हो गए तो मेरे 10 से प्लस इनकम गई है। और हम बताते इसलिए नहीं हैं, वो मैं आपको बताऊँ। उसका रीज़न ये है कि बिज़नेस करते हैं हम, नौकरी नहीं करते। और बिज़नेस हमेशा है ना अप डाउन चलता है, क्योंकि आपके टर्नओवर के हिसाब से, नीचे की सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। और हमारे कॉन्सेप्ट में जब हम सीनियर लोग इसलिए इनकम नहीं बताते क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में एक एजुकेशन का में एक पॉइंट ये भी है कि आप लोगों को झूठ नहीं बोलना होता। 8 कोर स्टेप्स के अंदर ये नियम आता है कि बड़ी बड़ी मत हाँकें, झूठ मत बोलें अगर आपको बहुत आगे जाना है तो। इनिशियल स्टेज पे बहुत लोग बोल देते हैं लेकिन सीनियर आदमी नहीं बोलता। अब मेरे को अगर आपने इनकम पूछी और मैं अगर बता दूं जी मेरी तो इस बार 11 लाख की आई, और आप अगले महीने फिर पूछोगे, और झूठ तो मुझे बोलना नहीं, और अगले महीने क्या पता मेरी बिजनेस किसी कारणवश इनकम डाउन होगी और मैंने कह दिया जी इस महीने तो मेरी 7 लाख आई, उससे अगले महीने फिर आप पूछोगे मेरे से और किसी कारणवश उस महीने भी मेरी डाउन होगी और मैं कहूँ कि इस महीने तो 5.5 लाख हुई या 6 लाख हुई, तो आपने देखा कि 3 महीने से डाउन हो रही है तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। और चौथे महीने आप मुझसे पूछोगे नहीं, अगर चौथे महीने पूछते तो क्या पता मैं कहता कि 18 लाख तो या इस अप एंड डाउन के बिजनेस को सिस्टम को आपको समझना चाहिए। अगर आप इनिशियल स्टेज पे जो व्यूवर्स हैं मेरे को सुन रहे हैं, आप सब लोगों को एक चीज़ पता होगा, अगर आपकी इनकम 5,000, 10,000, 20,000 के बीच में है तो वो हमेशा ऊपर नहीं जाती, कई बार नीचे भी हो जाती है, वो हज़ारों में अप डाउन होता है। अगर आपका हज़ारों में होता है तो सीधी सी बात है हमारा लाखों में होता है, लेकिन लाखों का अप डाउन आपको बहुत एकदम बुरा लगेगा अगर हम बताएंगे तो इसलिए इनकम नहीं बताते। और टोटल अगर देखा जाए तो सर मेरी बहुत इनकम है, पैसा ही सब कुछ इनकम नहीं होती। आज इस बिज़नेस ने मेरे को अमीर बना दिया, आज सब कुछ है मेरे पास, समय है, पहचान है, सम्मान है, नॉलेज है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, घर, गाड़ियाँ, ईच एंड एवरीथिंग, तो सब कुछ इतने लोगों की दुआएं हैं, इतना प्यार है, तो ये बहुत बड़ी इनकम है। पैसे से इसको नहीं तोला जाता। और पता नहीं कितने करोड़ आ चुके सर, बहुत से लोगों को करोड़पति बनाया है, खुद तो बने ही बने हैं, तो एग्जैक्ट नहीं काउंट कर सकते ऐसा बापू जी। जी सर, बहुत धन्यवाद, आपने सही आंसर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आरसीएम बिजनेस एक बिजनेस है और बिजनेस में तो इनकम अप डाउन होते ही रहता है। हाँ, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप ज़्यादा बिजनेस, देखो बिजनेस ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा इनकम आएगी, कम करोगे तो कम आएगी, और बिजनेस अप डाउन चलता है। किसी महीने जैसे अब गर्मी आ गई तो लोग शरबत ज़्यादा पी जाएंगे, अभी लॉकडाउन हुआ तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तो वो तो सिचुएशन चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। सही बात है, सही बात है सर। एक हाँ, मतलब ये थोड़ा सा एक पर्सनल लेवल का क्वेश्चन है, ना, ये मेरी बिल्कुल, आप तरफ कुछ से भी क्वेश्चन पूछो। है, आप अगर इसका आंसर देना चाहेंगे तो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक आरसीएम बिजनेस का सक्सेस लीडर हैं, तो ये मेरे मन में सवाल आ रहा है, क्या आप अपनी पत्नी को कभी भी खाना बना के खिलाए हैं? हाँ, ये तो हम बिंदास लोग हैं सर, आरसीएम ने बिंदास रहना सिखाया है, और मैं कहता हूँ कि सबको हेल्प करनी चाहिए। जब आपका परिवार, आपका पार्टनर आपको हेल्प करता है तो आपको भी हेल्प करनी चाहिए। मेरी मैडम, कहा जाता है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि जब आप बाहर रहते हो, जब आप फील्ड में काम करते हो, जब आप आते हो तो आपको जब वो हेल्प करते हैं तो ऑब्वियसली आपको भी उनको हेल्प करनी चाहिए। और मैंने बिल्कुल बना के, मेरी हॉबी है, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। कई बार तो हमारा कंपटीशन भी हो जाता है कि आज तो मैं बनाऊँगा, तो
बहुत बना के खिलाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये आंसर सुन के। धन्यवाद देता हूँ सर आपको कि आज आप हमारे साथ ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब दिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण था। लेकिन सर हम लोगों ने आपका इस चैनल पे आने का कुछ पोस्टर डलवाए थे जिसके माध्यम से हमारे पास कुछ ऐसे सवाल आए। आप अगर चाहें तो उस सवाल के ऊपर थोड़ा सा सर रोशनी डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो यूज़र ने पूछे हैं। हाँ हम पूछे आप। सर यहाँ पे जो पहला सवाल है वो एक व्यक्ति ने पूछा है, आरसीएम बिजनेस का भविष्य क्या है? मतलब हम लोग जिस बिजनेस में हैं वो बिजनेस कितने लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसका क्या स्ट्रेटेजी है? आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो सर बहुत बढ़िया। फ्यूचर की जहाँ तक सवाल है तो मैं भविष्य बहुत उज्जवल है और ये मैं अपने प्रोग्राम्स में भी लेता हूँ। पहले इंडिया के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में ही कुछ नहीं हुआ है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक डाटा बोलता है कि 0.002% की भागीदारी है रिटेल में। यानी कि अगर भारत में 100 करोड़ की खरीदारी टोटल होती है एक दिन में, उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसमें से सिर्फ 0.002% यानी कि अगर 100 रुपये की खरीदारी होती है तो ये समझ लो कि 50 पैसे की भी खरीदारी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं होती। 1% पे भी नहीं है, आधे % पे भी नहीं है, 0.002 यानी 20 पैसे की खरीदारी होती है। तो और अमेरिका जो नंबर 1 है वहाँ 18% है। यानी कि अगर 100 रुपये की खरीदारी वहाँ होती है तो 18 रुपये की डायरेक्ट सेलिंग से होती है। तो वो नंबर 1 है 18% पे, जबकि वहाँ भी बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि सिर्फ 18% है। अभी बहुत बड़ी मार्केट आनी बाकी है। हर व्यक्ति को जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग की। तो भारत में तो स्कोप ही बहुत बड़ा। भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है। यहाँ तो खरीदार बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया की नज़रें हैं भारत के ऊपर हैं इस दृष्टि से कि ये जो भारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। काश यहाँ पे बिजनेस करने का मौका मिल जाए। और हम तो भारत में रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े बाजार में रहते हैं और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके अंदर भी आपको डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट देने वाली कंपनी आरसीएम जैसी कंपनी मिल जाए, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, जिसके पास एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, जिसके पास प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, तो स्कोप इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहता हूँ इस दुनिया में, इन हिंदुस्तान में आप कुछ भी कर लो, कोई भी काम आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकता जहाँ पे ये बिजनेस पहुँचा सकता है। इसलिए हम सब लोगों को इसको टॉप प्रायोरिटी पे रख के करना चाहिए। बहुत स्कोप, बहुत ज़्यादा स्कोप। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को हमारे साथ रखे। इससे हम लोगों को आरसीएम बिजनेस का जो फ्यूचर विजुअलाइजेशन है वो क्लियर हुआ। आरसीएम बिजनेस का जो फ्यूचर है उन लोगों के सामने क्लियर है और कहीं ना कहीं इससे लोग पॉजिटिव होगा, लोगों का जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगा। सर और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो यूज़र की तरफ से आया है, एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए सर? अच्छे लीडर के अंदर क्वालिटी, सर अच्छे लीडर के अंदर सबसे बढ़िया ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। नेगेटिविटी की तरफ फोकस ना हो, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस हो और जानकारियाँ लेने में विश्वास करे। वो जानकारियाँ लेता हुआ फिर वो मेहनत करते हुए आगे बढ़े और नेगेटिव चीज़ों को फोकस ना करे बस, और मेहनत करे। यही है सर अच्छे लीडर के गुण। और वैसे तो एजुकेशन सिस्टम में है बहुत से गुण हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैं जो मानता हूँ, जो मेरा अनुभव है कि आप, क्योंकि फील्ड में बहुत जगह नेगेटिविटी भी है, क्योंकि आप खुद एक चीज़ देखें कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो मैक्सिमम लोग असफल लोग रहते हैं। और हम असफल कैसे रहते हैं? क्योंकि सफलता और असफलता का एक क्राइटेरिया है कि सफल हम उनको बोलते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे एक रिक्शा वाला है, अगर वो 5,000 रुपया कमाता है, वो 7,000 के लिए प्रयास करता है तो वो सफल आदमी है मेरी नज़र में। और एक आदमी 1 लाख रुपया कमाता है लेकिन वो 1 लाख रुपये कमा के आगे कुछ करना ही नहीं चाहता, वहाँ संतुष्ट है, तो वो सफल नहीं है। बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो सफल व्यक्ति जो है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे, रुके ना और पॉजिटिव रहे। तो हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो नेगेटिव लोगों का ज़्यादा है, वो ऐसे लोगों का ज़्यादा है जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, रुके हुए हैं, नौकरी में हैं तो बस संतुष्ट हैं जी, उनको जो इनकम आ रही है हम तो बहुत बढ़िया चल रहा है बस, ऐसे। तो वो असफल लोग हैं। लेकिन अगर आपको सफल बनना है तो सफल लोगों की संगत में आना पड़ेगा। और अगर सफल लोगों की संगत में आना है तो हमारे चारों तरफ का जो नेगेटिव माहौल है उस नेगेटिव माहौल से बच के आपको पॉजिटिविटी की तरफ रहना पड़ेगा।
हमेशा अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप सफल हो पाओगे। तो ये सफल लीडर का ये गुण है कि वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करे, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करे। जैसे बहुत पहले एक तांगा चलता था, उस पर घोड़े के पास ये लगा देते थे ऐसे साइड में, ताकि उसको आगे ही दिखे, इधर उधर ना दिखे। तो अगर आपका फोकस हिलेगा, फोकस रह के काम नहीं करोगे और नेगेटिविटी आप पे हावी होने लग जाएगी, तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। और एक सवाल सर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको यूज़र ने बार बार पूछा है और कम्युनिटी टैब में इसको लोगों ने लाइक भी किया है। सर, लोग MLM कंपनी में आ तो जाता है, लेकिन उसको इतनी जल्दी छोड़ क्यों देता है? मतलब क्यों क्विट कर लेता है? अच्छा, उसका कई कारण हो सकते हैं, अपने अपने कारण है वैसे तो। जैसे हमने तो क्विट नहीं किया। अब क्विट कौन करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बिज़नेस है ये इतना आसान है कि इसमें किसी को भी ज्वाइन करवाया जा सकता है। और तो लोग ज्वाइन करवाते हैं, इन्फ्लुएंस से भी ज्वाइन करवा देते हैं, प्रोडक्ट दे के भी ज्वाइन करवा देते हैं। और संभालने वाले, क्योंकि देखिए बिजनेस जहाँ आप लेके जाओगे वहाँ जा सकता है, लेकिन ठहरता वहाँ है जहाँ संभालने वाला मिल जाता है। तो आपको संभालने वाला बनना है। और अगर आप संभालोगे नहीं और किसी को सही तरीके से समझाया नहीं है, तो वो तो पहले भी नहीं था आरसीएम में और सिर्फ ज्वाइनिंग ही तो की है, तो वो यही एक कारण हो सकता है कि उसको सही तरीके से नहीं पता। अदरवाइज़ मेरा मानना ये है कि जिस व्यक्ति ने अगर हमारा बिज़नेस ज्वाइन कर लिया और उसको सही से समझ लिया, तो वो क्विट नहीं करेगा। एक तो सिंपल सी बात ये है। लेकिन अगर फिर भी कोई आदमी करके कर रहा है, तो पहली बात तो उसने सही से समझा नहीं, और दूसरी चीज़ हो सकता है कि उसको सही माहौल नहीं मिला, मतलब उसको सही गाइडेंस नहीं मिली। कई कारण हो सकते हैं। और कुछ और लालच में भी चले जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप पार्टिकुलर किस व्यक्ति के लिए कैसे पूछ रहे हो। क्योंकि कई जगह ऐसा भी होता है कि आदमी लालच में भी चला जाता है, क्योंकि मनी सर्कुलेशन, मेंबर बनाने के धंधे, बहुत सी स्कीमें ऐसी होती हैं। तो वो भी विषय वहीं आ जाता है कि उसको जानकारी की कमी थी। तो जानकारी की कमी की वजह से छोड़ के जाता है। तो इसलिए अपनी जानकारियाँ बढ़ानी चाहिए, एजुकेशन बढ़ानी चाहिए, सिस्टम पे फॉलोवर रहना चाहिए। माहौल में रहोगे तो आप जमे रहोगे। तो माहौल से अगर दूर चले गए तो फिर आदमी छोड़ सकता है। चलिए, बहुत अच्छा एक उदाहरण दिए सर, बहुत अच्छी तरीके से इस बात को आप समझाए। कहीं ना कहीं इससे सर एक बैड इम्पैक्ट तैयार होता है, लेकिन लोगों के पास अगर इसका प्रॉपर रीज़न पता चल जाएगा तो वो लोग क्विट करने से पहले इसको ज़रूर एक बार सोचेगा। हाँ, सही जानकारी अगर नहीं दी ना, तभी आदमी छोड़ता है। बिना वैसे कहाँ छोड़ रहे हैं, कोई नहीं छोड़ता। लेकिन ये पता नहीं सवाल कैसे आया, उन्होंने व्यूअर्स ने क्यों लिखा है, क्योंकि उनका कोई साथी अगर शायद छोड़ के चला गया होगा, या उन्होंने या किसी और ने कुछ लोगों को ज्वाइन कराया होगा, उसको सही तरीके से मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स या अपलाइन से या सिस्टम से नहीं जोड़ पाए होंगे, जिसकी वजह से वो इस बिज़नेस को समझ ही नहीं पाए, और समझ नहीं पाए तो फिर छोड़ गए। और मैक्सिमम लोग क्या है कि थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे बिज़नेस में क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे अगर आप कोई काम करो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक स्टाफ है, अगर मैं उसको 14,000 रुपये महीना देता हूँ, तो एक महीने में वो 14,000 रुपये कमाता है। उसको करना क्या है, बस वो फ़ोन कॉल करता है, छोटे मोटे काम कर लेता है। लेकिन अगर वही 14,000 उसको आरसीएम में कमाने हों, तो स्टार्टिंग में उसको जितनी मेहनत वो 14,000 रुपये में अब करता है, उससे बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आने वाले समय में वो 14 लाख भी बनेंगे, लेकिन नौकरी करके 14 लाख कभी भी नहीं बन सकते। तो ये एक विजन का भी सवाल है, क्योंकि विजन अगर बड़ा है तो फिर दर्द भी होगा, तब भी आदमी सहन करता है। लेकिन जब तक वो सीखा ही नहीं है और विजन भी कमज़ोर है और उसको इस बिज़नेस का पता ही नहीं चला, सिस्टम पे नहीं आया, मीटिंग, सेमिनार, इवेंट में नहीं आया, तो वो छोड़ के ही जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आप मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स, बुक स्टेप, सीडी से जुड़े रहें, अपलाइन से जुड़े रहें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिए, इससे लोगों का विज़न भी क्लियर होगा। लेकिन सर, मैं आपको और एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। आज के ये जो परिस्थिति है, आज जो आरसीएम बिजनेस का इतना ग्रोथ है, तो इसके ऊपर आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, मतलब आज की ये सिचुएशन में एक लीडर को सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसे तो है ना, जो मैंने अभी बताया है इसी में सारी चीज़ें हैं।
और सफल अगर आपको होना है तो सफल तो होना ही चाहिए। जब इस बिज़नेस में आप एंटर करते हो तो कहीं ना कहीं हमारा ड्रीम होता है कि हम सफल हों, और उसके लिए जो सिस्टम कहता है, 6 बेसिक कहता है, 8 कोर स्टेप्स कहते हैं, कार्डिनल रूल्स हैं, इनको अगर फॉलो करके आप काम करते हो तो सफलता की ओर आगे बढ़ते हो। तो 6 बेसिक को आपको फॉलो करना चाहिए, 8 कोर स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे भी 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और कार्डिनल रूल के वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनको फॉलो करें। एक डायमंड क्लब बेस है हमारे, एक छोटी सी इकाई है हमारे बिजनेस में कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो डायमंड क्लब से ज़रूर शुरुआत करें। और डायमंड क्लब क्या है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कोई भी हो, वहाँ बिजनेस आपका खरीदारी का है। पहला बेसिक नियम है 100% प्रोडक्ट यूज़। और तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता चलेगा कि आप 100% प्रोडक्ट यूज़ करें, तो उसके लिए एक लेवल बनाया गया है, डायमंड क्लब, एक क्लब बनाया है। और उसमें क्या है कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम का अगर आप सामान खरीदते हैं तो ये पुष्टि होती है कि आप 100% प्रोडक्ट यूज़र हैं। क्योंकि ये घर में लगभग, ये आप मेरे पीछे मेरी अपनी दुकान देख रहे हैं, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये अगर हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं पूरे महीने में ईमानदारी से तो 5000 से ज़्यादा ईजिली हो जाते हैं। जब भी आप शुरुआत करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर करें, सबसे पहला कि आप डायमंड क्लब से शुरुआत करें, यानी कि डायमंड क्लब जरूर करें। डायमंड क्लब का क्या मतलब है, 6 बेसिक का पहला ही बेसिक नेम है 100% प्रोडक्ट यूज़। तो 100% प्रोडक्ट यूज़ अगर आप करोगे तो डायमंड क्लब आराम से होगा, सिंपल सी बात है। और वो डायमंड क्लब कैसे हो, अब मैं तीनों चीज़ें जोड़ रहा हूँ। पहला 6 बेसिक आपको करना है तो 6 बेसिक का पहला ही नियम है 100% प्रोडक्ट यूज़। अब 100% प्रोडक्ट यूज़ कैसे होगा, तब आप डायमंड क्लब करोगे तभी 100% प्रोडक्ट यूज़ कर पाओगे। अब डायमंड क्लब कैसे होगा, उसके लिए आप अपनी दुकान अपनों के लिए खोलो, जो मैंने ये अपनी बनाई हुई, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट हैं अपने घर पे यूज होने वाले, वही प्रोडक्ट जो ऑलरेडी यूज होते हैं वो सब हैं आरसीएम में सारे, वो प्रोडक्ट्स आप अपने घर पे लेके आओ कम से कम 2, 3, 4 महीने के एडवांस। जैसी आपकी पोजीशन है, जैसी आपकी पॉकेट का साइज है, उसी हिसाब से आप 2 महीने के, 3 महीने के या 4 महीने के एडवांस प्रोडक्ट खरीदो और वो किसी दराज में ना रख के बल्कि डिस्प्ले पे लगाओ। इसको डिस्प्ले कॉर्नर भी बोलते हैं, अपनी दुकान भी बोलते हैं, मैजिक कॉर्नर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैजिक का काम करता है। क्योंकि आपके पास जब प्रोडक्ट होगा तो आप यूज़ भी कर पाओगे, और जब प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो डायमंड क्लब भी हो जाएगा, तो बेसिक का फॉर्मूला भी नहीं पूरा होगा, और यही प्रोडक्ट यूज़ करना आपका डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है। यही प्रोडक्ट यूज़ आपका बिजनेस में कन्वर्ट होता है, और लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। आप चाहते हो कि आपकी टीम ऐसा करे तो आपको करोगे, और आपकी टीम भी करेगी तो आपका टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा। और यही डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यही करते 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 धीरे धीरे आप सफल हो जाओगे। सिंपल सा काम करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, और सीखते रहो हमेशा। बिल्कुल, बहुत अच्छा आप टिप्स दिए जी सर। इससे हम और भी मोटिवेट हो गए हैं और हमको काम करने में और भी अच्छा लगेगा। फील्ड में हम इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे बिजनेस डेफिनेटली ग्रोथ होगा। और सर एक बहुत रेयर क्वेश्चन जो अभी आ रहा है बार बार, कि अभी जो ये सर कुछ महीने से देखा जा रहा है कि आरसीएम का जितने भी प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का डीपी चेंज होते रह रहा है। मतलब कुछ प्रोडक्ट, सिर्फ कुछ प्रोडक्ट का डीपी चेंज हो रहा है। सर आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे कि डीपी इतना रेयरली क्यों चेंज हो रहा है बार बार? अभी है ना, वेरिएशन पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए मार्केट को लेके, अगर ट्रेडिशनल मार्केट में हम जाएं तो ट्रेडिशनल मार्केट में और भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। हमारा तो बहुत कम होता है, जब बिल्कुल ओवर हो जाता है। क्योंकि देखिए, कच्चा माल अगर महंगा होता है, गवर्नमेंट का कोई नियम चेंज होता है, टैक्स में कोई फेरबदल होता है, तो बहुत सी चीज़ें वेरी करती है। तो जब तक वो संभव है कंपनी चेंज नहीं करती, लेकिन अभी यहाँ बहुत चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। तो फिर आरसीएम में तो बहुत कम लेवल पे चेंज होता है। ऐसा, ये इन्फॉर्मेशन वैसे गलत है। जल्दी नहीं हो रहा, जल्दी मार्केट में ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ। और वहाँ तो वेट कम कर देते हैं अगर रेट नहीं चेंज करते तो। हमारे यहाँ तो क्वालिटी का और इन चीज़। अब आप अपने एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो आप बताना। जैसे नमक है, हमारा 14 रुपये किलो नमक पिछले मेरे ख्याल में कितने सालों से मैं सुन रहा हूँ, मैं शायद 4-5 साल से 14 किलो ही है शुरू से ही, आई थिंक
क्योंकि रेट में ज़्यादा देखता नहीं, हम सीधे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो 14 रुपये केजी था, अभी शायद ये 15 हुआ है। जबकि ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक मार्केट में 12, 14, 15 से शुरू होकर 32, 34 तक पहुंच गया। टाटा का ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक हर स्टेट में अलग अलग रेट में आता है। शायद आपके वहाँ बंगाल में 33, 34 का होगा, कहीं 36 का है, 30 से ऊपर ही रेट है, जाके पता करना। और ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक हमारा 14 रुपये का 15 रुपये हुआ है बस। तो ऐसा वेरिएशन इतना नहीं आता। ये इंफॉर्मेशन गलत है, लेकिन अगर आता है तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, जैसे अभी प्रोटीन पे और ओमेगा 3 और इसके ऊपर भी रेट हाइक होने के चांस हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारा ड्यूपॉन अमेरिका से आता है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी आइसोलेटेड नहीं बनाती कंपनी, और ये दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, पहली कंपनी है जो आइसोलेट करती है ये ड्यूपॉन। तो उस पे के ऊपर ड्यूटी बढ़ गई। अब ड्यूटी बढ़ गई तो टैक्स बढ़ गए, तो हमें भी रेट बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे ही कच्चे माल का रेट अगर बढ़ जाता है तो फिर बढ़ाने पड़ जाते हैं मजबूरी में। तो वो तो समय के अनुसार चेंज होती हैं चीज़ें, उस पे तो अपने को थोड़ा देखना चाहिए। हाँ, मार्केट का प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है कि वही रहे, लेकिन वहाँ पे वजन घटा रहा है, जो यूज़र के आंखों में वो चीज़ नहीं आ रहा है। वजन भी घटा देता है, क्वालिटी भी चेंज कर देता है। मैंने तो क्योंकि हम लोग है ना जनरली WCM के प्रोडक्ट हम नहीं इस्तेमाल करते, और जब हमारे नहीं मिलते, कई बार अगर करना पड़ जाता तो हमें उनकी औकात पता चलती है कि वो इतनी बढ़िया क्वालिटी के नहीं होते। तो क्वालिटी भी लो करते हैं वो, और वेट भी कम कर देते हैं, और रेट भी उनके चेंज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे बहुत रेयरली होते हैं, लेकिन हम क्योंकि उनको बहुत ध्यान से देखते हैं, नोटिस कर लेते हैं, इसलिए आपको पता चल जाता है। लेकिन मार्केट में हम नोटिस नहीं करते, सीधा जाके पूछते हैं कितने का भी, और लेके आ जाते हैं, ऐसा होता है। ये भी एक रीज़न है। सर, आपसे जो ये मैसेज लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, इससे हमारा बिजनेस भी ग्रोथ होगा, और कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छा दिशा मिलेगा, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं। और मैं सर आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत दिल से आभारी हूँ आपका, और कहीं ना कहीं इससे सर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर जाते जाते आपसे एक छोटा सा मैं मैसेज लेना चाहूँगा, अगर आप छोटा सा कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप। मैसेज मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आज की जो बातचीत है इसके अंदर वैसे बहुत मैसेज हुए हैं, ये अपने आप में ये बातचीत बहुत मैसेज से भरी हुई रही है, और हमेशा सीखने की तरफ ध्यान दें, सीखते रहें, और अपनी ओर से बेस्ट प्रयास करें कि डू योर बेस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छा करें, और स्कोप बहुत बड़ा है, इससे ना घबराएं, पूरा अपना विश्वास, कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रखें, डाटा देखें, असलियत को पहचानें, सिस्टम प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें, और सिस्टम से काम करते रहें। और इसकी पावर आप अपने बिजनेस की तो इसी चीज़ से समझ गए होंगे आप लोग कि भी अभी जो जब भी चैलेंज आए हैं तो इंडिया में हर बिजनेस पे प्रभाव पड़ा है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री पे नहीं पड़ा। वो चाहे नोटबंदी हुई तब भी बहुत से लोगों को बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन हमारा बिजनेस ऊपर की तरफ गया। GST आया, बहुत से बिजनेस बहुत डाउन कल चले गए, लेकिन हमारा बिजनेस पे तब भी प्रभाव नहीं पड़ा। विपरीत परिस्थितियों में भी यही बिजनेस है जो आपको आगे लेके जाता है। उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था अगर डाउन जा रही है तो भी हमारा बिजनेस हाई जा रहा है। उसके बाद लॉकडाउन जब हुआ तो सब बहुत सी कंपनियां, बहुत से काम और बड़े बड़े बिजनेसमैन वो धराशायी हो गए, सबको पता है। लेकिन ऐसे समय में भी हमारा बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट हैं जो हर घर की ज़रूरत है। यहाँ लॉकडाउन हो, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लोग खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, यूज़ के प्रोडक्ट तो यूज़ करने ही पड़ेंगे इन वर्स कंडीशन। तो इसलिए इस स्कोप को दिमाग में रखते हुए और आपको फुल डेडिकेशन के साथ अपने नेटवर्क का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेटवर्क जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा टर्नओवर होगा, क्योंकि देखिए खरीदारी से आपका टर्नओवर होता है, ये बात सही है, लेकिन आप कितना खरीद लोगे? 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। लेकिन अगर आपको अपना टर्नओवर बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो 25-30 हज़ार तक थोड़ी ना बिजनेस करना, आपको 25-30 करोड़ भी करना है।
तो 25-30 करोड़ क्या 2500 करोड़ भी आपका बिजनेस होगा, लेकिन वो आप अकेले नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको नेटवर्क की पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पावर ऑफ नेटवर्क। इस दुनिया के अंदर जितने भी अमीर लोग हैं, सफल लोग हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बांगड़, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं नेटवर्क का हाथ है। चाहे वो किसी भी तरह का नेटवर्क हो, किसी का फैंस का नेटवर्क है, किसी का दुकानों का बना बनाया नेटवर्क है, वहाँ अपना प्रोडक्ट पहुँचा दिया, किसी ने शॉपिंग मॉल्स का नेटवर्क खोल दिया, किसी ने किसी चीज़ का, मतलब हर आदमी, किसी ने नेटवर्क खरीद के बना लिया। अभी 1000 लोगों को तुम नौकरी पे रख लिया, तो वो 1000 लोगों का नेटवर्क है, वो उनके पास पेइंग कैपेसिटी, उन्होंने पैसा दे के नेटवर्क बना लिया। एक फैक्ट्री में अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं तो वो 1000 लोगों का नेटवर्क हुआ, तो उनका अलग अलग तरह का नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क का नेटवर्क ही एक ताकत है जो आपको बहुत आगे पहुंचा सकती है। लेकिन हम जो वी कॉमन पीपल, हम जो आम लोग हैं, हम अगर बड़ा बनना है तो हम किस चीज़ का नेटवर्क बनाएं? हम लोगों को खरीद के नेटवर्क नहीं बना सकते, लोगों को नौकरी पे दे के नेटवर्क नहीं बना सकते, हमारा फैंस का नेटवर्क नहीं बन सकता, हम अपनी दुकानों पे अपने प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते, मतलब वो बने बनाए जो दुकानों का नेटवर्क है उस पर हम प्रोडक्शन करके वहाँ पे नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको पहले उस नेटवर्क का फ़ायदा उठाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ट्रेडिशनल बात कर रहा हूँ। लेकिन हम आम लोग ग्राहक हैं और हमारे चारों तरफ ग्राहक हैं, तो हम ग्राहकों का नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए उस नेटवर्क पे काम कर और इस बिज़नेस की पावर को समझें, सीखें, जानकारियाँ बढ़ाते रहें और पॉजिटिविटी के साथ लगे रहें। हम सब लोग आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। मैं अपनी मीटिंग्स में, अपने हर वीडियोज़ में मैं हमेशा बोलता आया हूँ, द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली 1% इम्पोर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस बिज़नेस में सफल होने के लिए एक आदमी महत्वपूर्ण वो आप खुद हो, क्योंकि अगर आपने ठान लिया कि यस मुझे कामयाब होना, तो फिर आप अकेले नहीं हो, फिर हम सब लोग आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप अपना कीमती समय हम लोग को दिए हैं, इसका हम लोग सदुपयोग करेंगे और बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी अपना बेस्ट देंगे, जिसके माध्यम से हम लोग भी आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो समय सर ने दिया है बहुत ही लिमिटेशन समय दिए हैं। आप विरोधिया सर को हमेशा उपलब्ध पा सकते हैं सर की यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे सर आपको डेली एजुकेशन देता है, डेली आपको सिखाता है बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे आप बड़ा करना है। सर का यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके सर के चैनल पे आप जा सकते हैं। सर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आरसीएम बिजनेस में एजुकेशन लेने के लिए आप JRCM ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, जिसके माध्यम से आप और भी एजुकेटेड हो सकते हैं। आज की ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है और भी आप कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। हम लोग कोशिश करेंगे और एक बार सर के साथ ऐसी कीमती वक्त बिताने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, JRCM इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।